Good morning, students. I am Shika, and you're watching your YouTube channel Full Solution on Income Tax. आज हम लोग पढ़े सैलरी के आगे के लेक्चर्स को। सैलरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, द हेड ऑफ सैलरी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास प्रोवाइड कर दी थी और आपने इंट्रोडक्टरी, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो को नहीं देखने से आपको आगे की वीडियो नहीं समझ में आएगी। और सैलरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सैलरी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारे सैलरी के अंदर, इसी सैलरी में, वो अलाउंसेस एंड परक्यूजिट। ये दो टॉपिक्स है, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउंसेस इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड परक्यूजिट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑल्सो। बट आज की लेक्चर अलाउंसेस पे होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलरी के अंदर। अलाउंसेस किसे बोलते हैं? What do you mean by allowances? Allowances. Payment in cash made by the employer to his employee, usually at regular interval other than salary, are known as allowances. पेमेंट इन कैश, बस यही डिफरेंस है एक अलावेंसेस एंड परक्विजिट में। अलावेंसेस में जो आपको पेमेंट मिलता है वो कैश में मिलता है, पर परक्विजिट में जो पेमेंट मिलता है वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। आजकल सैलरी के साथ और भी बहुत कुछ आपको मिलता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कंपनी, आपको घर प्रोवाइड करती है कंपनी, या आपको कूपन्स देती है फ्री में, वाउचर्स मिलते हैं। ये सारे कुछ अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स के अंदर आते हैं। परक्विजिट अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, अगर कंपनी ने आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी है कि हाँ बस लेने आएगी या कार आएगी लेने के लिए 9 बजे और वो आपको ड्रॉप कर देगी 5 बजे आपके घर तक, तो वो परक्विजिट में आएगा, क्योंकि कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड यू अ कार। बट अगर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे मिल रहे हैं कि हाँ आपको आना जाना अपने से है और आपको 5,000 ट्रांसपोर्ट के लिए मंथली मिल रहा है, कि 5,000 आपको आने जाने के लिए मिल रहा है, दैट विल बी योर अलावेंसेस। अगर वो 5,000 आपको कैश में मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो वो अलाउंस होगा। और अगर आपको कार प्रोवाइड हो रही है कि वो आपको 9 बजे आपके ऑफिस पहुंचा देगी और 5 बजे आपके घर, तो वो परक्विजिट। खैर अभी हम लोग परक्विजिट पे ध्यान नहीं देंगे, अभी हम लोग अलावेंसेस को पढ़ेंगे। तो अलावेंसेस आपको इसका नोट्स बनाना है, जो भी वीडियो स्लाइड्स में है वो सब आपको समझना है और फिर नोट्स बनाना है। पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, यूजुअली एट रेगुलर इंटरवल्स, मंथली या ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, रेगुलर इंटरवल्स में मिलता है, सैलरी के साथ ही मिल जाता है। ये सब आपका अलावेंसेस हो गया। अदर देन सैलरी, हम लोग सैलरी के 17 सेक्शन से डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था सैलरी का, कि सेक्शन 17 में किस किस चीज़ों को सैलरी में ऐड किया गया है। उसमें जो भी चीज़ें थी उनको हटाकर, और जो भी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो उसमें नहीं था, बच्चों को पढ़ाने की फ़ीस तो उसमें नहीं थी, और भी जो भी, जैसे रेंट, वो तो उसमें नहीं इंक्लूडेड था सेक्शन 17 में। तो ये सब चीज़ जो अलग से मिलती है वो सारे कुछ अलावेंसेस होती है। इट इज़ डिफाइंड एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी गिवन रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी फॉर मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लाइक अगर आप रांची में रहते हो, आपको कैलकाटा में जॉब मिलती है, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए घर चाहिए होगा, आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन साधन नहीं। मान लीजिए आपके पास रांची में स्कूटी है या कार है, पर आपके पास कैलकाटा में तो कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब। अगर वो कंपनी प्रोवाइड करती है इन कैश, आपको कैश देती है कि हाँ चलिए हम आपको 10,000 रुपया रेंट के लिए कैश दे रही है कंपनी, तो वो अलावेंसेस होगा। ओके, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 3 टाइप्स के अलावेंसेस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ अलावेंसेस in the point of view of income tax. Okay, these 3 types of allowances we will discuss now. These 3 types of allowances are: A, taxable allowances, fully taxable, जो भी हम लोग को कंपनी पैसे प्रोवाइड कर रही है उनमें टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इज़ बी, अलावेंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। अगर कंपनी हमें 10,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है अलावेंसेस के नाम के, तो उसमें 2,000 3,000 ऐसे टैक्स लगेगा, एक स्पेसिफाइड लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट होगा। लास्ट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। 10,000 अगर कंपनी प्रोवाइड करिए तो उसमें एक भी टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ ए, दैट इज़ टैक्सेबल अलाउंसेस।
Taxable allowances are those allowances which are fully taxable under Income Tax Act 1961. While computing taxable salary, whole amount is added into the salary. Following are the allowances which are fully taxable. Okay, इसको समझते हैं. Taxable allowances मतलब वो allowances जो fully taxable है. अब हम लोग ना एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग पूरा सैलरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. उस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा. लेट अस सपोज मिस्टर राम. ओके, मिस्टर राम है, उसे 20,000 सैलरी मिलती है. बेसिक सैलरी है उसकी 20,000. मिस्टर राम की बेसिक सैलरी 20,000 है और वो पटना में रहता है. ओके, वो पटना का रहने वाला है पर वो अभी जॉब कैलकटा में कर रहा है. ओके, ये एक एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे. मिस्टर राम पटना में रहता है पर वो जॉब कैलकटा में करता है. उसकी सैलरी 20,000 रुपये है. ओके, अब उसे जो भी अलावेंसेस, लेट अस सपोज मिस्टर राम को 5,000 रुपये अलावेंस मिल रहे हैं विच आर टैक्सेबल. जब हम लोग सैलरी फाउंड आउट करेंगे तो बेसिक सैलरी मिस्टर राम की लिखेंगे 20,000. टैक्सेबल अलावेंसेस हम लोग लिखेंगे 5,000 क्योंकि अभी उसे 5,000 मिल रहा है और ऐड कर देंगे, दैट विल बी 25,000 टैक्सेबल अलावेंस. पूरी सैलरी में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा. ओके, फर्स्ट इज डियरनेस अलाउंसेस एंड डियरनेस पे. डियरनेस पे इज़ अ पार्ट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस. जो भी डियरनेस अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं वो उसका पार्ट होता है. कुछ अमाउंट डियरनेस पे कहलाता है. डियरनेस अलाउंसेस आपको महंगाई के लिए मिलते हैं क्योंकि सैलरी आप किसी भी पर्सन की सैलरी फ़िक्स है. मिस्टर राम की सैलरी 20,000 फ़िक्स है पर अब महंगाई बढ़ने की वजह से उस 20,000 से में उसको प्रॉब्लम होगी. उसके वजह से डियरनेस अलाउंसेस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहता है जो कि बाज़ार की महंगाई को देखते हुए होता है. तो डियरनेस अलाउंसेस इज़ एनी एड ऑन और रिडक्शंस इन सैलरी कि अगर बहुत कम सस्ता हो गया है मार्केट तो डियरनेस अलाउंसेस कम रहता है और अगर महंगा हो गया है बाज़ार तो डियरनेस अलाउंसेस को बढ़ा के सैलरी के साथ मैचअप कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस. क्योंकि मेडिकल की ज़रूरत तो सबको पड़ती है ना और सैलरी अगर 20,000 है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मिस्टर राम को अगर अचानक से 2 लाख 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो वो नहीं हो पाता है मैनेज. तो मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड करती है अच्छी कंपनीज़. नेक्स्ट इज़ टिफ़िन अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस. क्योंकि अगर मिस्टर राम बैचलर है, वो अकेले रह रहा है तो उसे खाना, सर्वेंट, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी तो सर्वेंट अलाउंसेस उसके लिए. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस आर दोज विच आर प्रोवाइडेड टू द डॉक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स है जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस बैन होती है. वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो अब प्राइवेटली अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो 500, 1,000 ऐसे फ़ी चार्ज करते हैं. पर अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते तो 100, 150, 200 बस इतनी ही उनकी फ़ीस होती है. तो इस चीज़ को, इस गैप को कॉम्पनसेट करने के लिए जो अलावेंस प्रोवाइड किया जाता है वो होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलावेंसेस. उनको किसी चीज़ से रोका जा रहा है काम. अब किसी कंपनी का मैनेजर है, वो उस कंपनी में काम कर रहा है, उसे दूसरी कंपनी से और बड़ा ऑफ़र आ रहा है पर उसे, क्योंकि वो उस कंपनी में काम कर रहा है, वो दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता. तो उस कंपनी का बॉस उसको रिटेन करने के लिए उस मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर अच्छा है, टैलेंटेड है, तो उसे रखने के लिए कंपनसेटरी अलावेंसेस प्रोवाइड कर सकता है कि आपको हम थोड़ा और अलावेंस बढ़ा के दे देते हैं ताकि आपका सैलरी बढ़ जाए, उस कंपनी में जॉब करने के लिए मत जाइए. ओके, नेक्स्ट fully taxable allowances is hill allowances. Hill allowances are for the person working in hilly areas. कोई भी पर्सन हिली एरिया में काम करता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चाहिए होता है या उसको रहने के लिए लिविंग कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो ठंडी होती है, इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है तो इसलिए उसका लिविंग का कॉस्ट ज़्यादा होता है. तो हिल अलावेंसेस कंपनीज प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज़ वार्डन और प्रॉक्टर अलावेंसेस. अगर वो किसी हॉस्टल में रह रहा है या किसी पीजी में रह रहा है तो वार्डन अलावेंसेस प्रोवाइडेड. डेप्यूटेशन अलावेंसेस are those allowances when company give allowances to employee when he is sent somewhere for the project. अगर डेप्यूटेशन अलाउंसेस में वो अलाउंसेस आते हैं, वो पैसे आते हैं जब कंपनी एम्प्लॉय को देती है किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए. लाइक मिस्टर राम है, अभी कलकत्ता में जॉब कर रहा है पर उसे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15-20 दिन के लिए कंपनी गुड़गांव भेज रही है तो गुड़गांव के लिए उसे डेप्यूटेशन अलाउंसेस प्रोवाइड होंगे. ओके,
नेक्स्ट इज ओवर टाइम अलाउंसेस। एज द नेम सजेस्ट, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ओवर टाइम करने पे कोई पैसा मिलता है, वो ओवर टाइम अलाउंसेस हो गया। नेक्स्ट अदर अलाउंसेस लाइक सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस होता है कंपनसेट करने लगे। पटना से मिस्टर राम कोलकाता में जॉब कर रहा है तो एक सिटी कंपनसेशन हो गया ना, कि आप पटना में रहते तो आपका अपना घर था, आपको आराम होता। कैलकाटा में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो भी पैसे दिए जाते हैं कंपनी की तरफ, वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। ओके। टेलीफोन अलाउंसेस, टेलीफोन में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोवाइड करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है ना, जो सैलरी होता है पूरा का पूरा पॉकेट में जाता है और वो सारे अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। हॉलीडे अलाउंसेस, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंसेस, इन तरह की इन सब अलाउंसेस को प्रोवाइड करती है कंपनी। ये सब टैक्सेबल अलाउंसेस है, इनको नोट कर लीजिएगा कि ये टैक्सेबल अलाउंसेस है। जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा होगा इन सब अलाउंसेस का, वो सारा का सारा टैक्सेबल है, सैलरी में एज इट इज़ ऐड होगा। ओके। नाउ द मेन थिंग कम। जो पहले हम लोग 10 अलाउंसेस पढ़े हैं वो तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर वो आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखते हैं तो आप सैलरी में एज इट इज़ उसको ऐड कर देंगे, उससे तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई टेंशन नहीं है उन सब अलाउंसेस की। पर अब जो अलाउंसेस हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। यही तो टैक्स का खेल है, क्योंकि स्पेसिफाइड लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट है। आधे एग्जेम्प्ट है, आधे एग्जेम्प्ट नहीं है। लाइक फर्स्ट इज़ हाउस रेंट अलाउंसेस। अब मिस्टर राम है, वो पटना से कलकत्ता गया है, उसे वहाँ घर चाहिएगा, तो कंपनी हाउस रेंट अलाउंसेस देती है कि हाँ हम आपको हाउस नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर हम आपको 2,000 रुपया हाउस रेंट दे रहे हैं। अब 2,000 रुपीज़ में उसे कुछ अमाउंट टैक्स कैलकुलेट करना है, कुछ अमाउंट को टैक्सेबल एंड कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड होता है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट इज़ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अगर वो अब कोई आदमी गधे की तरह तो काम नहीं कर सकता, तो उसे इंटरटेनमेंट चाहिए, वो मूवीज़ देखेगा या कहीं और घूमेगा फिरेगा, तो दैट इंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वाउचर्स मिलते हैं, शॉपिंग वाउचर्स मिलते हैं, तो वो सब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का पार्ट है। नेक्स्ट इज स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, लाइक खुद के एक्सपेंडिचर को क्लियर करने के लिए, अपना एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, कपड़े ख़रीदने हैं या कोई शॉपिंग करना है या फिर कहीं जाना है आना है, तो इन सब के लिए जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं वो सारे कुछ एक स्पेसिफाइड लिमिट तक टैक्सेबल होते हैं और कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने में ही यही इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी है। ये तीन ही बेसिक इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी है। ओके, इस स्लाइड में एचआरए के बारे में बताया गया है हाउस रेंट अलाउंसेस में। आई एम जस्ट रीडिंग। ओके, HRA is given to meet cost of rented house taken by employee for his stay. मिस्टर राम कलकत्ता जाके हाउस रेंट पे लेता है, उसके लिए कंपनी उसे हाउस रेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करती है। इनकम टैक्स एक्ट अलाउ फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ HRA पेड टू एम्प्लॉय। द एग्जेम्पशन ऑफ HRA इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 10। ओके, सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या एग्जेम्पशंस है HRA में वो बताया गया है, उसको हम लोग कंटिन्यू। HRA इज़ एग्जेम्प्टेड टू एक्सटेंट ऑफ द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 अमाउंट्स। इन 3 अमाउंट को देखते हैं। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। लेट अस सपोज कि हमें 2,000 मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस 2,000 मिल रही है। मिस्टर राम की बेसिक सैलरी 20,000 है और उसे हाउस रेंट अलाउंसेस 2,000 रुपया मिल रहा है। ओके, सेकेंड इज़ excess of rent paid by the SSC over 10% of salary due to him for the relevant period. सेकेंड पॉइंट का मतलब है एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय द एसएससी। अगर मिस्टर राम की बेसिक सैलरी 20,000 है तो उसका हम लोग 10% सबसे पहले फाउंड आउट करेंगे कि उसका 10% क्या होता है। तो 2,000 इज़ 10% ऑफ मिस्टर राम सैलरी। ओके, अब HRA हम लोग को 2,000 ही मिल रहा है, जैसा हम लोगों ने कहा था 2,000 ही 10% सैलरी का होता है, 2,000 ही ये है। तो अमाउंट एक्सेस तो है नहीं, इक्वल हो गया यहाँ पे तो अमाउंट, तो इसीलिए एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं होगा। वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होता जो ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि 20% यहाँ मान लीजिए कि वो 1,000 देता, 1,000 प्रोवाइड करता HRA, कंपनी 1,000 देती है अगर मिस्टर राम को, तो क्या होता है कि उसका रेंट तो 10% ऑफ सैलरी 2,000, बट कंपनी तो इज़ गिविंग ओनली 1,000, सो 1,000 इज़ एग्जेम्प्टेड। ओके,
Now third exemption is 50% of salary if residential house is situated at मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। 50% सैलरी का एग्जेम्पशन होगा अगर वो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई इन 4 स्टेट्स में रहता है। ओके। फोर्थ कंडीशन इज़ 40% ऑफ सैलरी अगर कहीं और है उसका रेसिडेंशियल हाउस, क्योंकि वो अभी पटना में है ना उसका रेसिडेंशियल हाउस, तो 40% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होगी उसकी। ओके। नेक्स्ट इज इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इंटरटेनमेंट अलाउंस को सेक्शन 15 के अंडर सैलरी में ऐड किया गया, पर सेक्शन 16 के अंदर इसमें एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। वो एग्जेम्पशंस कुछ लीस्ट ऑफ फॉलोइंग अमाउंट। लीस्ट मतलब तीनों जो आप लोगों को दिया हुआ है वो आप लोग को निकालना होगा, और लीस्ट सब तीनों में जो अमाउंट सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। फर्स्ट इज अमाउंट एक्चुअल रिसीव, जितना अमाउंट आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए मिल रहा है। लेट अस सपोज कि 800 रुपीज़ मिस्टर राम को मिल रहे हैं इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ओके। नेक्स्ट इज 1/5 ऑफ सैलरी वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी। 1/5 ऑफ द सैलरी, मिस्टर राम का सैलरी है 20,000, इसका 1/5 आप लोग निकालेंगे तो 4,000 होगा। पर बेसिक सैलरी का 1/5, बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन में दिया रहता था, बेसिक सैलरी ऑफ नॉर्मल सैलरी, उसमें डीए हुए कुछ ऐड नहीं करना है। ओके। फिर 1/5 ऑफ द सैलरी, यहाँ पे मिस्टर राम के केस में 4,000 आया। थर्ड इज़ ₹5,000 तीनों में। अब रुपीज़ तीनों में, पहला तो 800 रुपये कंपनी दे रही थी, 800 रुपये फर्स्ट में कंपनी दे रही थी। सेकेंड वाला कैलकुलेशन से हमारा 4,000 आया। ओके। एंड लास्ट इज 5,000। अब तीनों में सबसे कम क्या है? 800। दैट मीन्स 800 रुपी एग्जेम्प्ट होंगे। ओके। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में सेकेंड है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर 5 साल में विड्रॉ कर लिया गया है तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। थर्ड इज ईपीएफ कैन बी विड्रॉन ओनली इफ द एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2 मंथ्स। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम लोग विड्रॉ तभी कर सकते हैं जब हम 2 महीने से ज़्यादा कहीं पे काम कर चुके हैं। लेकिन अगर 5 साल के बाद हम लोग अगर इसको विड्रॉ, थर्ड पॉइंट इज़ लाइक दैट, अगर 2 महीने तक कोई अनएम्प्लॉयड है, सपोज़ मिस्टर राम की जॉब अब छूट गई है, अगर वो 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहा है तो वो अपनी प्रीवियस कंपनी से के प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर सकता है अमाउंट। ओके। एंड नेक्स्ट इज़ अगर जॉब नहीं छूटी, अगर वो अभी भी कलकत्ता में काम कर रहा है, तो वो 5 साल के बाद अगर उसे कोई घर खरीदना है, कोई साइट खरीदना है, तो वो ईपीएफ को विड्रॉ कर सकता है। तो ईपीएफ विड्रॉ करने के 2 केसेस है, अगर वो 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहा हो, उसे कोई काम ना मिला हो, या फिर सेकेंड केस 5 साल के बाद उसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। ओके। नेक्स्ट थर्ड, स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। कुछ अलाउंसेस मिलते हैं हमें कुछ एक्सपेंडिचर्स के लिए, वो सब भी कुछ कैटेगरी, कुछ सर्टेन अमाउंट तक एग्जेम्प्टेड होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस है ऐसे। ओके। फर्स्ट, स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अगर आपको ऑफिस के वर्क से कहीं जाना पड़ रहा है तो उस केस में कैसे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड होता है? या तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो, या फिर अमाउंट स्पेंट, जो खर्च हुआ है आपका, जो भी कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। लाइक मिस्टर राम को कलकत्ता में कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट से मीट करने के लिए जाना है, तो अगर उसे मिला है 1,000 रुपीज़ कंपनी से, लेकिन उसके खर्चे सिर्फ 800 ही हुए, तो 800 विल बी एग्जेम्प्टेड। ओके, जो कम होगा। नेक्स्ट इज अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिनको हमको फुलफिल करना होता है, उसके लिए भी अलाउंसेस मिलते हैं। सो फर्स्ट इज़ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अब किसी कंपनी में मिस्टर राम इज़ वर्किंग, अब उसके मान लीजिए बच्चे, तो उनको पढ़ाने के लिए भी कुछ अलाउंसेस मिलता है जो एग्जेम्प्ट होता है। रिसीव्ड पर चाइल्ड, अमाउंट रिसीव्ड पर चाइल्ड, या फिर ₹100 फॉर पर चाइल्ड, सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए। ओके। अगर मिस्टर राम को मान लेते हैं 500 रुपीज़ मिलते हैं, मिस्टर राम हैज़ 2 चिल्ड्रन। ओके। और उसे 500 रुपीज़ मिलते हैं, तो कितने पे टैक्स लगेगा? ₹100 अगर करके 2 बच्चों का देखें तो 200 एग्जेम्प्टेड है, पर उसे 500 मिल रहा है, तो दोनों में जो कम होगा दैट मीन्स 200 विल बी एग्जेम्प्टेड। ओके। नेक्स्ट इज ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। अगर कोई काम ट्राइबल एरिया में कर रहा है तो 200 रुपये पर मंथ, या फिर जो अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ है, और 200 रुपीज़ पर मंथ इज़ एग्जेम्प्टेड, विच एवर इज़ लेस। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इट इज़ एग्जेम्प्टेड अप टू 800 रुपीज़, 800 रुपया पर मंथ नॉर्मल लोगों के लिए। बट अगर पर्सन ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में, हाथ पाँव में उसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए 1600 रुपये एग्जेम्प्ट है। ओके। या फिर 19,200
पर एनम, साल भर का अगर एग्जेम्पशन देखें तो 19,200 रुपया पर एनम। ओके, अगर कोई इन केस ऑफ हैंडीकैप, ब्लाइंड और डेफ एम्प्लॉय, अगर अंधा बहरा ऐसा कोई एम्प्लॉय है तो एग्जेम्पशन लिमिट 30-100 पर मंथ है। तो अगर 800 नॉर्मल इंसान के लिए, 1600 हैंडीकैप के लिए जिसके हाथ पाँव काम नहीं करे पर अंधे बहरे ऐसा कोई एम्प्लॉय है उसके लिए 3200 पर मंथ एग्जेम्पशंस है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ही उन एम्प्लॉय के लिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही काम करते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड अलाउंसेस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी 70%। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, 70% या तो एग्जेम्प्ट होगा या फिर ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज़ लेस, 10,000 या 70%। अब इस केस में मान लेते हैं अगर मिस्टर राम को 2,000 रुपीज़ अगर प्रोवाइड हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, तो इसका 70% मतलब 1400 विल बी द 7 ऑफ मिस्टर राम्स अलाउंसेस। और अगर 10,000 रुपये, विच एवर इज़ लेस, अब ऑफकोर्स 1400 ही लेस है ना, तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। कुछ कुछ अलाउंसेस होते हैं जिनमें टैक्स लगता ही नहीं है। अगर ये अलाउंस आप क्वेश्चन में देखें तो एकदम इग्नोर करें, क्योंकि इसको आपको ऐड ऑन करना ही नहीं है सैलरी में। पहला फॉरेन अलाउंस, अगर कोई अपने एम्प्लॉय को फॉरेन भेजता है तो वो उसके लिए जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड करता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स पेमेंट। नेक्स्ट इज सैंक्चुअरी अलाउंसेस, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जजेस को दिया जाता है, वो सब एग्जेम्प्ट। एंड लास्ट इज अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ आप एजेंसी तो जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके लिए कोई भी अलाउंसेस पे करती है यूएनओ किसी भी एम्प्लॉय को, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। यूएनओ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके भी जितने भी अलाउंसेस अपने एम्प्लॉय को पे करती है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। सो दैट्स ऑल अबाउट द अलाउंसेस। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। सैलरी में पहला टॉपिक अलाउंसेस हो गया है, क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।